आप दुनिया में कहीं पर भी जॉब ढूँढना चाहते हैं, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, यूएई, कतर, ओमान कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको भेजनी पड़ेगी वो आपका सीवी है। सीवी के अंदर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स हैं, आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब ये आप सबको पता है, ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो मैंने आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो इससे पहले आपके पास नहीं थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सीवी कैसे इसको ड्रॉ किया जाएगा कि जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपने ये सीखना है कि कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप, यूएई में सीवी कैसे बनता है और वो उसके सिलेक्शन के चांसेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पेन और पेपर पकड़ लें, मेरी सारी बातें लिखते जाएं, क्योंकि इतनी डिटेल से ये बातें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। और ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी ज़्यादातर क्या गलती करते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं और एक सिस्टम होता है जिसके बारे में हमें बेसिकली पता नहीं होता। तो ये एक लंबी वीडियो होगी, तो टिकटॉक वाले यूट्यूब पर जाकर इसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बड़े हौसले से ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बातें उनको बोरिंग लगेंगी लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप अपना सीवी खुद ड्रॉ कर सकें, उसको लिख सकें। लेकिन मैं कुछ दिनों में एक वीडियो इसके बाद और बनाऊंगा जिसमें आपको लिख कर ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सवाए एक दो चीज़ों के, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल, वो हर बंदे का अपना स्किल होता है और कोई शख्स अपना पर्टिकुलर जो स्किल होता है वो किसी भी दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र नहीं करता। यानी कि ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ छुपाऊंगा कि जिससे आप अपना सीवी ना बना सकें। मैं आपको एक एक डिटेल उसकी बताऊंगा, कहाँ से वो चीज़ें लेनी है ये भी बताऊंगा। यानी कि 3 चीज़ें होती हैं कि क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2 कहाँ से करना है, नंबर 3 कैसे करना है। मैं आपको क्या करना है, कहाँ से करना है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में भी और आने वाली वीडियोस में भी। और कैसे करना है वो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एक दो चीज़ें छोड़कर। क्लियर हो गई जी बात? अब ज़रा इसको गौर से समझें। देखें, सीवी आपकी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपके अपने स्किल्स की, आपकी एजुकेशन की, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि सीवी हम प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट जगहों पर, कहीं जॉब के लिए, बाज़ दफ़ा किसी रिसर्च पोजीशन के लिए। समझ गए बात को? तो सीवी बेसिकली हम पुट अप करते हैं ताकि हम अपने आप को डिस्प्ले कर सकें और हम उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उस जॉब के लिए, किसी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है जी, तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए आप उसमें सेलेक्ट हो सकें। तो सीवी जो है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि सीवी और रिज्यूमे, ये दो चीज़ें, दो लफ्ज़ इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें स्लाइड सा फ़र्क है। और वो स्लाइड सा फ़र्क ये है कि जब आपने अपनी बात को शॉर्ट रखना हो, विद इन 2 पेजेस ख़त्म करना हो, तो उसको रिज्यूमे कह देते हैं। और अगर आपने ज़्यादा डिटेल बतानी हो तो उसको जो है वो सीवी कह देते हैं। सिंपल। ये आपको दो चीज़ें बॉदर करेंगी और आपको कंफ्यूज करेंगी, जबकि ये टेक्निकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना किसी स्टाइल का, ना किसी सिस्टम का। ठीक होगी बात? मैं स्टाइल और सिस्टम क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो के साथ साथ चीज़ें समझ आएंगी। नंबर 2 बात ये है कि जो ब्रिटिश हैं वो यूज़ करते हैं वर्ड सीवी का, जो अमेरिकन्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वर्ड रिज्यूमे का। इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। ठीक है, तो एक तो इनके साइज़ का डिफरेंस हो गया, दूसरा इनकी लैंग्वेज का फ़र्क हो गया, वही अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की तरह ही। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद इसके आ जाते हैं फॉर्मेट्स। फॉर्मेट के अंदर एक बहुत पॉपुलर है जिसको कहते हैं यूरोपास, एक अमेरिकन स्टाइल, कैनेडियन स्टाइल और पता नहीं कौन कौन से स्टाइल। ये सब फजूल और 95% वाहियात बातें हैं। इनका आपके सीवी की सिलेक्शन से कुछ लेना देना
नहीं होता, तो इसलिए आपने इनसे बच के रहना है। ठीक है, तो आपका जो सीवी है, ये जो मैं आपको सिस्टम में भी बताने लगा हूँ सारा, ये आप समझ लें पाकिस्तान छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट ये सिस्टम्स ही चलते हैं और इसी के थ्रू आपका सीवी सेलेक्ट होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, इसी के थ्रू आपको इंटरव्यू कॉल आती है। आगे इंटरव्यू पास करना और जॉब तक जाना वो आपका अपना स्किल होता है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू तक, शॉर्ट लिस्टिंग तक ले जाता है। ठीक होगी जी बात। अब बेसिकली ये किसी कंसल्टेंट को ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए कि कंसल्टेंट का काम, वीज़ा कंसल्टेंट का काम होता है वीज़ा अप्लाई करने के बाद। लेकिन देखें, जब हमने कनाडा के लिए वर्क अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस है, सबसे पहले सीवी पुटअप होगा, सीवी के साथ आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे LMIA के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक वो कौन सी गलती है जो ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस और दुनिया में और लोग भी करते हैं। ये गलती अमेरिकन्स भी कर रहे होते हैं, कैनेडियंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा थी, हम लोगों के पास अवेयरनेस कम थी। तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि ना यूरोपा सीवी, ना यूरोपियन सीवी, ना ब्रिटिश का सीवी, ना कैनेडियन सीवी, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में से निकाल दें। यानी कि आप इनको, जो आपको मैंने कहा था कि पेन एंड पेपर पकड़ें, इनको लिखें और क्रॉस कर दें। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें लिखकर उनको क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये दिमाग से निकलें और नई चीज़ें आपके दिमाग में आएँ। अब ये सब चीज़ें निकाल कर आप अपने जहन में एक चीज़ बैठा लें कि आपने ज़िंदगी में जब भी किसी जगह इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा में, UAE में जॉब ट्राई करनी है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ATS CV बनाना है। ATS CV, ATS CV के अलावा और कोई CV नहीं बनाना। ATS का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब शुरू में सीवीज़ जाना शुरू हुए तो उसमें जो HR डिपार्टमेंट होता था उसमें मैनुअली आपके सीवीज़ देखे जाते थे, मैनुअली उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, उसमें से चुन कर लोगों के पास आते थे, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स बनते थे। अब एक तो ज़माना बड़ा एडवांस हो गया है, ख़ास तौर पे जब से ये माइक्रोसॉफ्ट की एक रेवोल्यूशन आया है विंडोज़ का, उसके बाद से फिर यूट्यूब, गूगल और ये फेसबुक, आपका टिकटॉक, जितने भी ये चीज़ें हैं, इन्होंने एक ख़ास सिस्टम के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जो ख़ास सिस्टम है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। हम पाकिस्तानी चूँकि बहुत पीछे हैं, हमारे इंटरनेट भी कोई लेट 90s अर्ली 2000 के अंदर जो है ना स्टार्ट हुआ इंटरनेट पाकिस्तान में आना, तो हम लोगों को ATS सिस्टम का पता ही ना चला। तो ATS सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। अब होता ये है कि एक जॉब के अगेंस्ट, यानी कि एक वो पोजीशन है और उसके अगेंस्ट 50,000 एप्लीकेशंस, 1 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो अब उस 1 लाख एप्लीकेशंस को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपके 6 मंथ्स वेस्ट हो जाएंगे सिर्फ ये सिलेक्ट करने में कि टॉप के 10 लोग कौन से निकालने हैं, ताकि उनको निकाल कर फिर आप ये देख सकें कि इनको इंटरव्यू करना चाहिए और इनमें से फिर एक शख्स शॉर्टलिस्ट करके अपनी जॉब पर रख लेना चाहिए। तो जब लाखों सीवीज आएंगे तो उसके साथ साथ, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि मैनुअली सीवीज लिए जाएं, तो हम ये करते हैं कि ऑनलाइन ईमेल में सीवीज मंगवा लेंगे, एक लिंक दे देंगे, एक पोर्टल दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सीवी या सेंड कर दें या फिल कर दें। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब आप कनाडा में या UAE में जॉब अप्लाई करते हैं या इंग्लैंड में भी किसी जगह पर, तो होता ये है कि वहाँ पर एक ईमेल होता है या एक लिंक होता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, या वो ये कहते हैं कि इस फॉर्म के साथ आप एक इसकी कॉपी अटैच कर दें वर्ड के अंदर, यानी कि MS वर्ड में या PDF में। ठीक है, यूजुअली तीसरा और कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो ये ATS CV का फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपना CV पुटअप करते हैं। इसके अंदर कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो सारे CVs जो एक फ़ोल्डर में पड़े होते हैं उनको
ट्रेस करता है, स्कैन करता है, उनकी पार्सिंग करता है, उनकी क्लासिफिकेशन करता है, उनकी रीडिंग करता है और उनको समझता है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर एकदम यूं करके स्कैन करता है और जो 1 लाख CV पड़ा होता है उसको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, बल्कि इससे भी जल्दी प्रोसेस करके बता देता है। आप उससे कहते हैं कि यार मुझे तुम टॉप के 100 CVs बता दो कौन से हैं। ठीक है, वो कहता है यार ये 1 लाख में से ये वाले 100 टॉप के हैं, बाकी के 99,900 रिजेक्टेड। वो उस टॉप 100 सीवीज को, टॉप 10 सीवीज को, टॉप 1000 सीवीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं। थाउजेंड्स तक तो बात खैर जाती नहीं है, बल्कि 100 तक भी नहीं जाती। ये 15, 20, 25, 30 इतने ही सिलेक्ट होने होते हैं जो सीवीज होते हैं। वो सॉफ्टवेयर एकदम तेज़ी से उसको स्कैन करता है। वो कहता है यार मैंने इनकी एक रैंकिंग कर दी है, टॉप के 10 ये हैं, टॉप के 20 ये हैं, टॉप के 50 ये हैं, टॉप के 100 सीवीज ये हैं, बाकी के सब बेकार। क्लियर होगी बात? तो मिनटों का और कुछ थोड़े से टाइम का ये वक्त होता है और प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो उसको शॉर्टलिस्ट करके CV को ले आता है। मैं आपको इतनी लंबी दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको ये पता ही नहीं है कि CVs को अब मैनुअली कोई नहीं देखता। तो वो जो आपने बड़े रंगदार किस्म के, बड़े यूरोपास खूबसूरत CVs बनाए होते हैं, वो CVs आपके कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, ना किसी काम के होते हैं। बल्कि ये बहुत ही सिंपल स्टाइल से CV बनता है ताकि ATS सिस्टम इसको रीड कर सके। अब ATS सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक तो खूबी है कि वो बहुत जल्दी से उसको सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसके अंदर एक खामी ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें रीड नहीं कर सकता। जबकि हम लोगों को, जो लोग CV बना कर देते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं, वो CVs के खूबसूरती, फॉर्मेटिंग इतनी खूबसूरत, उसमें इतने खूबसूरत कलर्स, तस्वीर हमारी ऐसी ज़बरदस्त तरीके से प्लेस, वो देख के हमें लगता है कि शायद ये CV जाएगा और तबाही मचा देगा, जबकि वो CV किसी जगह सेलेक्ट नहीं होता। और आप लोगों की एक बड़ी जनरल कंप्लेंट ये होती है कि हम अप्लाई कर करके थक गए, CV शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो CV आपका इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ कि CV आपका ATS सिस्टम पर नहीं बना हुआ था, ATS सिस्टम के अकॉर्डिंगली नहीं बना हुआ था। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ने जब वो रीड किया तो वो आपकी जो CV में इंफॉर्मेशन थी, एक तो उसमें इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी, एक तो ये मसला होता है। नंबर 2, एप्लीकेशन उसमें जो आपने इनपुट किया था वो सही तरीके से नहीं किया था। तो ATS उसको पढ़ नहीं सकता। जब वो उसको पढ़ नहीं सकता तो वो उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करता। इसलिए आप कहते हैं कि हमने जॉब बैंक कनाडा में जी 6 साल से अप्लाई कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं बना, क्योंकि आपने कभी ATS का नाम सुना ही नहीं होता। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट कंपनीज उसका सॉफ्टवेयर बनाती हैं, बिल्ड करती हैं। ठीक है जी। तो वो ATS जो इस वक्त मॉडर्न दौर के चल रहे हैं, वो एक ख़ास पैटर्न के ऊपर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो आपके CVs को रैंक करते हैं। अब आप काम को दोबारा समझ लीजिए, जब आप ATS पर CV बनाएंगे, ठीक है जी बात, तो वो आप ATS सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो डालनी बहुत ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने CVs में डाली होती हैं लेकिन वो गैर ज़रूरी होती हैं, उनको निकाल देना होता है। यहाँ तक समझ गए? अब मैं आपको एक बात और मुझे अचानक याद आ गई कि CV की ना 2 चीज़ें होती हैं। एक उसकी बॉडी है, बॉडी ऑफ CV आपने बहुत ज़बरदस्त बनाई होती है, लेकिन जो उसकी रूह है, स्पिरिट ऑफ CV, वो बिल्कुल आपकी ज़ीरो होती है। तो वो एक ऐसे मुर्दा लाश की तरह, मुर्दे की तरह पड़ा होता है आपका CV। आप 1,500 2,000 जगहों पर भेजते हैं, लेकिन वो कभी शॉर्टलिस्ट, कभी भी सिलेक्ट नहीं होता, आपको कभी भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। यही डिफरेंस है हम लोगों में और बाकी कंसल्टेंट्स में, क्योंकि ये काम बेसिकली रिक्रूटर्स का और HR डिपार्टमेंट का होता है। मैं चूँकि बहुत रंग बिरंगे लोगों के साथ रहा हूँ, रंग बिरंगी जगहों के ऊपर रहा हूँ, उसका मुझे एक बड़ा एडवांटेज हुआ है कि
एक मुझे ना टीचिंग का बहुत एडवांटेज हुआ कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना पूरी दुनिया के अंदर, उनसे मुझे मल्टीपल नॉलेज सीखने का मौका मिला। पहले एक वक्त में मैंने उन्हें सिखाया, फिर वो जिस जिस दुनिया के हिस्से में, कोई सऊदीया गया, कोई यूएई गया, कोई कनाडा गया, कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया और मुझे बताया, बल्कि मुझे ये बताया उन्होंने कि मैं कितना जाहिल हूँ कितने मामलात में, और मैं ये चीज़ें नहीं जानता। तो ये कुछ अर्सा पहले, आज से 7-8 साल पहले तक मैं भी ये चीज़ें नहीं जानता था। लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर मैंने अपने लेवल पर लोगों को ये समझाना शुरू किया। और जब से मुझे सोशल मीडिया का अंदाज़ा हुआ और ये पता चला कि इसके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बंगालियों को, इन नेपालियों को, यानी कि ये जितने भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, इन सब को मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो उसके बाद मेरी जहालत दूर हुई, तो अब मैं आप लोगों की जहालत दूर कर रहा हूँ। तो जो इसकी बॉडी है वो मैं आपको सारी समझाऊंगा। इसकी स्पिरिट जो है वो कहाँ से लेनी है आपने, कैसे बनानी है, ये मैं आपको बता दूंगा। कहाँ से लेनी है ये बता दूंगा, कैसे बनानी है ये अब आपका सबका अपना अपना फ़न होगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आएगा इतनी लंबी तकरीर के बाद कि एटीएस सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, एटीएस सिस्टम जो है ना वो आप समझ लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही काम करता है, एआई की तरह। उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अंदर कुछ फ़िल्टर्स होते हैं। जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ जाकर अपने क्राइटेरिया डालते हैं कि हमें इस जगह से ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि इस पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो 2000 से लेकर 6000 के बीच में हैं, 2000 से लेस हैं, 8000 से ज़्यादा की प्राइस की हैं। तो ये जितने क्राइटेरिया होते हैं, इसी तरह के क्राइटेरियाज आपके एटीएस को दे दिए जाते हैं। इटसेल्फ एटीएस कभी कोई फैसला नहीं करता। एटीएस को उनका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो उसमें फीड करता है। जो चीज़ें वो उसमें फीड करता है वो उसके क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। जैसे वो उसे बता देंगे कि यार हमें बैचलर्स, यानी कि बीएससी वाला, बीएस, बैचलर्स, इस तरह की डिग्री वाले लोग चाहिए। और साथ वो डालेंगे कि अगर मास्टर्स है तो उन्हें प्रेफरेंस दे देना बैचलर्स वालों पर। दिस इज़ क्राइटेरिया नंबर 1। फिर वो ये बता देंगे कि एक्सपीरियंस में काउंट करो लाइक टीचिंग। फिर टीचिंग किसकी, सेकेंडरी स्कूल टीचिंग या पोस्ट सेकेंडरी टीचिंग। फिर उसमें वो क्राइटेरिया डालेंगे कि 2 इयर्स वाले को 1 ईयर पे प्रेफर करना, 3 इयर्स वाले को 2 इयर्स पे प्रेफर करना। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई। इस तरह के क्राइटेरियाज उसमें एंटर हो जाते हैं। अब ये तो सभी के पास होते हैं। तो फिर 1 लाख सीवी सब ने लिखा होता है, 3-3 साल का, 6-6 साल का, 10-10 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर्स, मास्टर्स, स्किल्स, सब कुछ लिखी होती हैं। लेकिन उन 1 लाख में से अगर सबकी एक ही जैसी चीज़ें हैं तो टॉप के 10 सीवीज कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे? ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो मैं अभी आपसे बात करने लगा हूँ, ये मुझे भी उस वक़्त तक नहीं पता थी जब तक मैंने एक ऑनलाइन एसईओ का कोर्स नहीं किया। जब मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स किया तो मुझे पता चला कि ये जितना गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, गूगल पे मैं एक चीज़ सर्च करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि इमिग्रेशन टू कनाडा, ठीक है, या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन इस्लामाबाद। ये बात समझ रहे हैं? मैं जितनी ये लाइनें बोल रहा हूँ इनके लिए एक स्पेसिफिक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसको कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बगैर आपका सीवी बेजान है। कीवर्ड्स ही इम्पॉर्टेंट है। एटीएस को इससे कोई गर्ज नहीं कि आपकी नस्ल क्या है, आप क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से हैं, किस रंग के हैं, किस मज़हब के हैं। वो सिर्फ जाकर जो कीवर्ड्स उस एटीएस के अंदर फीड किए जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, स्किल्स के अकॉर्डिंगली, वो आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, आपके प्रोफेशनल जो वो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली, वो जिस सीवी में वो कीवर्ड्स होंगे वो सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। जिस सीवी में वो कीवर्ड्स नहीं होंगे वो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप यकीनन इस वक्त पेन और पेपर आपने पकड़ा होगा, और अगर नहीं पकड़ा
तो बढ़िया आपने जहालत की और टाइम ज़ाया किया अभी तक अपना। कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ATS CV में। नंबर 1 ATS का फॉर्मेट, नंबर 2 उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो मटेरियल है जिसको मैं कीवर्ड कह रहा हूँ वो। दोबारा सुना, एक तो आपने CV बनाना है ATS के पैटर्न पर। ATS के पैटर्न पर CV बनाना इटसेल्फ काफ़ी नहीं है। ATS के पैटर्न आपको ये सपोर्ट करेगा कि वो जो आपका ATS होगा ना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो भी सिस्टम का होगा, वो जल्दी से उसको पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर लेगा, उसमें से किसी इंफॉर्मेशन को वो मिस नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि वो ATS सिस्टम जब रीड करे तो जो फीडिंग कीवर्ड्स की उसके अंदर है वो आपके CV में मौजूद हो, ताकि जब वो स्कैन करे तो वो उनको हाईलाइट करे कि यार ये वाला बंदा, ये शख्स, ये खातून, ये जवान जो है हमें हर हाल में चाहिए क्योंकि ये टॉप का CV है। तो CV को टॉप पर लाने के लिए ATS सिस्टम पर बनाना नंबर 1, फिर उसमें वो वाले कीवर्ड्स डालने जिसकी वजह से वो शॉर्टेस्ट हो। मैं अभी आपको और भी डिटेल बताऊंगा, ये वीडियो खासी लंबी होगी इसलिए इसको तसल्ली से देखें। मैं आपको एक ATS सिस्टम का फॉर्मेट बताता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम पर CV बन रहे हैं। मैं जब लोगों का कनाडा के लिए अप्लाई करवाता हूँ तो बड़े अफसोस की बात है कि अभी भी तकरीबन 60 to 70% इंडिया पाकिस्तान के जो CVs आते हैं वो गलत बने होते हैं, ATS के बिल्कुल रिवर्स बने होते हैं। ATS के रिवर्स कैसे बनते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले उनके अंदर फॉल्ट ये होता है कि जब हम अपने एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को, स्किल्स को लिस्ट डाउन करते हैं तो हम उन्हें गलत टाइम के मुताबिक, यानी कि जो टाइम का उनका ऑर्डर है वो गलत डिस्प्ले करते हैं। देखें, जैसे हर शख्स की उम्र बढ़ रही होती है और जब भी हम उन्हें वाक़यात सुनाने का कहते हैं या आप जब याद करें तो आप यूँ याद करते हैं कि पहले आपने मैट्रिक किया 1990 में, फिर आपने इंटरमीडिएट किया 92 में, फिर आपने 94 में ग्रेजुएशन, उस वक्त 2 साल का BA होता था, वो किया, BA BSc, फिर आपने 96 में मास्टर्स किया, ठीक है, फिर आपने 98 में MPhil किया, फिर आपने 2002 में PhD की। ये जो वक्त के साथ साथ इवेंट्स हुए, फिर आपने पहली जॉब की 2003 में, फिर आपने दूसरी जॉब की 2006 में, फिर आपने तीसरी जॉब की 2009 में। ये जो मैंने जिस तरतीब से बोला है इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि टाइम के अकॉर्डिंगली, जो वक्त गुजर है उसके मुताबिक, ठीक है। तो कुछ लोगों ने CV ऐसे बनाया होता है, जबकि ATS सिस्टम का बेसिक पैटर्न ये है, लेकिन ये पैटर्न आपको यूरोपास और बाकी CVs में भी मिलेगा कि आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही ATS के अंदर या बाकी सारे सिस्टम्स में चलता है। क्लियर होगी बात? नाउ व्हाट इज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि रीसेंट फर्स्ट, यानी कि मैंने PhD की 2003 में, तो सबसे ऊपर मैं लिखूंगा अपनी PhD 2003 की, फिर मास्टर्स किया 98 में तो फिर लिखूंगा MPhil, फिर लिखूंगा MA, फिर लिखूंगा BSc, फिर लिखूंगा इंटरमीडिएट, फिर लिखूंगा मैट्रिक। ठीक होगी बात? तो यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि सिर्फ डिग्रीज लिखी जाती हैं, मैट्रिक FA नहीं लिखा जाता। मैट्रिक और FA तब लिखा जाता है जब ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है। तो व्हाट इज़ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? कि आपने रीसेंट फर्स्ट, यानी कि अभी जो मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ वो सबसे पहले, फिर जो इससे पहले की थी वो वाली, फिर जो उससे पहले की थी वो वाली, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट से ना पास्ट की तरफ रिवर्स करते हैं। ठीक होगी बात जी? लेकिन जब आप इसको खुद पढ़ना शुरू करेंगे, गूगल से रिसर्च करेंगे, तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज कैसे कर देगा? इन CVs को जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल हैं, अब ये क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। ये बात समझ आई? तो आपने क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल
के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय ये याद रखना है कि जो स्किल्स, जो एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन आप लिखेंगे वो आप ऑर्डर के एतबार से मोस्ट रिसेंट सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर जो मैं एक और सी बनाऊंगा वीडियो, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये, क्योंकि टाइप करके यहाँ पर इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि इन चीज़ों को डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है जी। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अपना सीवी बड़ा सफिशेंटली बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एक तो ये थे ना टाइम का था मसला। अब आपने जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि हमारे सीवी जो यूरोपास और इन सिस्टम्स पे बने होते हैं ना, उनके अंदर हमने बहुत सारी डिज़ाइनिंग की होती है। डिज़ाइनिंग जो हमने की होती है उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे एटीएस सिस्टम जो है आपका, वो टेबल्स को रीड नहीं कर सकता। हमने अपना डाटा डिस्प्ले करने के लिए अपने सीवी में टेबल्स डाले होते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स डाले होते हैं, हमने उसके अंदर इमेजेस डाले होते हैं, हमने उसके अंदर अपने कॉलम्स डाले होते हैं। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की होती है, हमने टेक्स्ट बॉक्सेस डाले होते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें आपने अपने सीवी में नहीं डालनी। आप अपने सीवी में बुलेट्स को डाल सकते हैं। आप अपने सीवी में हेडर और फुटर, हम जब फॉर्मेटिंग करते हैं ना, बेसिकली सीवी वो जो बड़ा अच्छा लगता है, एक लाइन इधर लगी हुई है और वो उसका ब्लू सा कलर्स से एटीएस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने सारी हेडिंग्स, जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोफेशनल समरी, आपकी बायो, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उनकी हेडिंग्स एक साइज़ की, एक स्टाइल की रखनी है। ठीक है। जो इसके नीचे बॉडी में आएगा उनका फॉन्ट, उनका यानी कि फॉन्ट साइज़ और स्टाइल एक तरीके से रखना है। ठीक है। तो अब आपने कॉलम्स, टेबल्स, इस तरह की चीज़ें डालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस, इस तरह से हेडर एंड फुटर, अब मैंने जिसका नाम लिया है, यानी कि बुलेट्स को निकाल दें तो जितने मैंने अभी नाम लिए हैं, इन सब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी उनको एटीएस सिस्टम पढ़ ही नहीं सकता। जब वो पढ़ ही नहीं सकता तो होता ये है कि वो जितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने अपनी तरफ से सीवी आउटस्टैंडिंग बनाया होता है, लेकिन जब वो पढ़ता नहीं है या वो पढ़ सकता नहीं है तो वो उसके एनालिसिस में से बाहर चला जाता है। इसीलिए आपका सीवी कभी किसी अच्छी जगह पर शॉर्टलिस्ट नहीं होता। एक रीज़न ये है। इसलिए ये टेबल शेबल, ये सब ड्रामेबाजियाँ निकाल दें, बिल्कुल एक सिंपल से फॉर्मेट में आएगा। ना कॉलम्स बनाने हैं, ना कुछ और इस तरह की ड्रामेबाजी करनी है, ना टेक्स्ट बॉक्सेस, ना हेडर्स, ना फुटर्स, बल्कि स्ट्रेट अवे इसके 5, 6, 7 पार्ट्स होते हैं सीवी के, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा उसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या करना है। आज तो थ्योरेटिकली बताऊंगा, फिर किसी दिन इनको करके दिखाएंगे। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए देखना इम्पॉर्टेंट होगी। दूसरे का वेट नहीं करना, खुद ट्राई करना शुरू करें ये बातें सुनकर। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब आपने इस फॉर्मेट पर एटीएस के आपने डालना शुरू कर देना है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट करने, और उसमें आपका सारा स्किल होता है। हमारा भी ये स्किल है, इसलिए मैं कोई भी कीवर्ड अपने, जब मैं सीवी उसमें पुटअप करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन, तो मैं कोई भी कीवर्ड उसमें ऐड इसलिए नहीं करूँगा कि मैं कोई कीवर्ड्स बनाना नहीं सिखाऊंगा आपको। मैंने आपको एटीएस सिस्टम का और कीवर्ड्स का बता दिया कि कीवर्ड्स के बगैर आपका सीवी खोखला रह जाएगा। कीवर्ड्स निकालने कहाँ से हैं? कनाडा वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि कनाडा के लिए कहाँ से निकालने हैं। यूएई वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि यूएई के लिए वो कीवर्ड्स कहाँ से निकालने हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं। तो कीवर्ड्स कहीं से भी नहीं आते। कीवर्ड्स आपके आते हैं जो एचआर डिपार्टमेंट, जो वो रिक्रूटर की एचआर पूरी टीम होती है, वो बैठ के डिसाइड करती है कि डॉक्टर के लिए कौन कौन सी स्किल ज़रूरी हैं। उन स्किल्स के ऊपर, उस क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, उस एक्सपीरियंस के ऊपर, उन सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसिंग के ऊपर क्या क्या मुमकिन
कीवर्ड्स डेवलप हो सकते हैं, लोग कैसे उनको लिख सकते हैं, उनको आप ऐड कर देंगे अपने सीवी में। इसी तरह टीचिंग की जॉब के लिए किस क्वालिफ़िकेशन, किस लाइसेंसिंग, किस स्किल्स के लिए क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या आना चाहिए, वो कीवर्ड्स आपके सीवी में होने चाहिए। ये मैं आपको जनरली बताऊंगा कि इनको लेना कहाँ से है। कनाडा वाली वीडियो में वो बताऊंगा कनाडा के कहाँ से लेने हैं। यूएई वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि यूएई के लिए, यूएई मीन्स कि यूएई, कतर, अमान, इन सब में ये कीवर्ड्स आपने कहाँ से लेने हैं। ठीक होगी बात। तो जब ये कीवर्ड्स आपके पास नहीं होंगे, जब आप सोच नहीं सकेंगे कीवर्ड्स, तो एटीएस सिस्टम पर बना सीवी बर्बाद हो जाएगा। वो कभी भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आएगा। या आपने बहुत अच्छे कीवर्ड्स बनाए लेकिन उसमें टेबल, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें दे दी, तो भी आपका सारा सीवी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन उन क्वार्टर्स में चली गई जिसको बेसिकली एटीएस पढ़ने के काबिल ही नहीं था। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सीवी की शेप को, कि सीवी को टॉप टू डाउन लिखना कैसे है ना। सबसे पहले हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट आपका होता है बायो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें आपकी ये 4 या 5 चीज़ें होती हैं, उसके अलावा कोई छठी चीज़ भी उसमें शामिल नहीं होती। उसमें आप सेंट्रलाइज करके अपना नेम लिखते हैं, ठीक है जी। नेम के नीचे आप अपने टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट देते हैं, साथ उसके ईमेल कॉन्टैक्ट देते हैं, साथ आप उसके अंदर अपना अगर कोई लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है तो उसका वो एड्रेस वो बताते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल है, उसका कहाँ आप रह रहे हैं ये लिखते हैं, ठीक है। तो जो लिंक्डइन वाला है वो एडिशनल है। तो आपका नेम, टेलीफोनिक एड्रेस, टेलीफोनिक नंबर, आपका ईमेल और फाइनली एड्रेस आपका कि आप किस जगह रह रहे हैं। ये 4 चीज़ें आप 1 2 3 सेंट्रलाइज करके लिस्ट डाउन करते हैं और उसके बाद ये आपका बायो फिनिश्ड। पाकिस्तानियों को बहुत शौक है अपने तस्वीरें डालने का। ये बड़े पुराने और फजूल किस्म के फैशन हो चुके हैं। अगर तो आप मॉडल हैं तब तो आप अपनी तस्वीर डालेंगे। आप कब पैदा हुए, आप किस मतलब एथनिसिटी से हैं, यानी कि क्या आपका मज़हब है, क्या नस्ल है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीज़ें कभी आपकी बायो में शामिल नहीं होती, इसको नहीं डाला करते। अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी कटिंग एज 28, 30, 35, 40, 45, 55 साल इस तरह से है, तब हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। लेकिन याद रखें, यूएई में, यानी कि यूएई मीन्स गल्फ़, इसके अंदर आपका 55 साल तक का बंदा चल जाता है जॉब के लिए, वो चला जाता है वहाँ पर ना, ठीक है। और कनाडा में तो 60 साल वाला भी चल सकता है। क्लियर है बात। ज़रा इसको गौर से समझें, देखिए पर्सपेक्टिव समझें। हमारा यहाँ से ना कनाडा जाने का एक ही मकसद होता है, यूके जाने का, सेटल होना। जबकि कनाडा के एंगल से देखें, उनका एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का वर्क वीज़ा देना है। आप वर्क करेंगे, टेम्परेरली आ रहे हैं, टेम्परेरली अपना काम करेंगे और वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। वो इस तरह सोच रहे होते हैं। तो मुझसे जो बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं वो ये होती हैं कि 55, 55 प्लस वाला अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कनाडा में 65 से पहले पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। उनकी रिटायरिंग एज बाज़ दफ़ा 70 तक भी जाती है, लेकिन 60 से तो ऊपर फिर नहीं होना चाहिए। उनके चांसेस तो बिल्कुल ही ब्लीक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका बन गया बायो का पार्ट। उसके बाद आप डालेंगे एक प्रोफेशनल समरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आपने प्रोफेशनल समरी में आप समझें 4, 5, 6 लाइनें लिखनी है, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। आपने अपना डिस्प्ले देना है कि आप हैं कौन, और जो आपकी वो जॉब है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस सारे एजुकेशन और एक्सपीरियंस को आपने जैसे एक पैराग्राफ सा लिखना होता है ना, 4, 5, 6 लाइनों का, वो आपने लिखना है। इसको जितना ब्रीफ रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, कीवर्ड्स इसमें ऐड करेंगे, उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। जैसे हम अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, या हम अपना मिशन लिखते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं सीवीज़ के अंदर, ये इस तरह की कुछ हेडिंग्स होती हैं। तो वो आपका होता है बेसिकली प्रोफेशनल समरी। कि हम लिख देते हैं, बड़ा जाहिलाना से लफ्ज़ लिख देते हैं कि आई वांट टू मेक अ कैरियर इन। अच्छा, 10 साल 15 साल उस बंदे के एक्सपीरियंस हो गया होता है, वो भी ये बकवास लिख रहा होता है, आई वांट टू मेक अ कैरियर इन टीचिंग, नर्सिंग, डाटा साइंस एट्सेट्रा। वो कैरियर तो आपने बना लिया, तभी तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है।
इसमें कुछ और कैची चीज़ लिखें कि जो अब टू मेक कैरियर के अलावा हो ना, ठीक है ना। कैरियर तो आपका बन चुका हुआ है, उसके अलावा कुछ इसके बारे में लिखें। प्रोफेशनल समरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको कोई बंदा तब तक नहीं पढ़ता जब तक आपका CV शॉर्टलिस्ट ना हो। इसको बेसिकली सबसे पहले ATS सिस्टम पढ़ता है, ठीक है। ये नाम शाम भी आपका ना पढ़ने के लिए ATS को कुछ नहीं चाहिए होता। जब ये शॉर्टलिस्ट होगा तो फिर उस शख्स जिसके हाथ में CV जाए उसको पता हो कि ये CV किस शख्स का है। नंबर 3 आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल्स एंड एबिलिटीज़। हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले एजुकेशन को वो थ्रू कर देते हैं, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर अपने स्किल्स को बताएं कि टेक्निकल स्किल्स आपके पास क्या हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, 2 ही होते हैं ना। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो उसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं तो टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, आप अगर आप ऑफिस एडमिन में हैं तो टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। टेक्निकल स्किल्स क्या हैं? टेक्निकल स्किल्स आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं, पाइथन के हैं, R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, SQL के हैं, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स आपके मेडिसिन के अंदर जो आपने सीखा हुआ है कुछ डिफरेंट, एक एजुकेशन है, एक टेक्निकल स्किल है, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल टेक्निकल ग्राउंड्स और लाइंस के अंदर ही आएगी, ठीक होगी बात जी। अच्छा, अब जैसे एक्सेल जो है ना, ये एजुकेशन नहीं है, ये टेक्निकल स्किल है। पाइथन एजुकेशन में नहीं आएगा, ये आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं। अब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको ज़रा गौर से देखें। अगर मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो ये मेरी कम्युनिकेशनल स्किल्स हैं, ठीक है। ये हर जॉब में आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं। मैं अगर किसी के बिहाफ पर बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी चीज़, किसी एंटिटी को, किसी प्रोडक्ट को, तो ये मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो ये दूसरा स्किल हो गया। मैं जिस जगह काम करूँगा मुझे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तो ये मेरी होगी टीम वर्किंग की स्किल्स। तीसरी स्किल ये आ गई, सॉफ्ट स्किल्स जो हैं डिफरेंट। जो मुझे डेडलाइंस मिली हैं उनको मैं तभी मीट करूँगा ना जब मैं वक्त का बड़ा पाबंद होऊंगा, तो ये मेरी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आ गई। इस तरह से मैं अगर टीम के अंदर, ऑफिस में और अपने काम में बड़ा जल्दी घुल मिल जाता हूँ लोगों के साथ, तो ये मेरी अडेप्टेबिलिटी आ गई, ठीक होगी जी बात। फिर अगर मैं डिफरेंट चीज़ें सोचता हूँ तो ये मेरी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। फिर अगर इसके अलावा अगर मैं दिमाग मेरा तेज़ है और मैं मसलों को जल्दी से हल कर लेता हूँ चुटकियों में, तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई। और इसके अलावा इस तरह से और बहुत सारी स्किल्स होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सॉफ्ट स्किल से आपने पूरा सवा भर देना। आपने कोई लिस्ट डाउन 3-4 कर देनी है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स नहीं डालनी। सॉफ्ट स्किल्स आपके जनरली जो हैं वो कम्युनिकेशंस की होती हैं, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड, टीम वर्क से रिलेटेड, अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड, ठीक होगी बात जी। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो व्हाटएवर जो कुछ भी है, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको आइडिया हो गया कि सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल्स कैसे ऐड ऑन करनी है ताकि आप सरपास कर जाएं बाकी अपने कैंडिडेट्स को। उसके बाद नंबर 4 पर आ गया आपका एक्सपीरियंस का डिस्प्ले, कि आपने क्या काम किस किस पोजीशन पर किया है। इसका भी वही तरीका होगा कि मैं आज 2023 में जो जॉब कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है मैंने 2021 में की हो ना स्टार्ट, तो 2021 से 2017 वाली वो दूसरे नंबर पर, तो मोस्ट रिसेंट सबसे पहले। एक्सपीरियंस में ना आपका ईयर होता है कि कहाँ से कहाँ तक, ये आप सबको डिस्प्ले आता होगा, आपकी पोजीशन, किस कंट्री में थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री आखिर में लिख दें, ठीक है। सबसे पहले ईयर, पोजीशन, तो जब ये लिख लें तो फिर बुलेट्स के अंदर पॉइंट्स बनाकर अपनी उस एक्सपीरियंस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, यानी कि आप क्या क्या करते रहे हैं उन, अब इसके अंदर जो है ना वो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरे CV में ना आपका बायो छोड़कर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अब आपका सिलेक्शन होगी। नो कॉलम्स, नो टेबल्स, ठीक है, नो टेक्स्ट बॉक्सेस, नो लाइंस, यानी कि इस तरह से बनाकर उसको जो है ना ख़राब भी नहीं करना।
आपने स्ट्रेट अवे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपने सीवी को बनाना है। देखने में आपको सादा लगेगा, लेकिन अगर कीवर्ड्स आपके एक्यूरेट हुए तो 10 मिनट का काम है कि सब सीवीज छोड़कर सिर्फ वो आपका सीवी उसमें शॉर्ट लिस्ट करेगा। तो एक्सपीरियंस अगर आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो तीनों का लिखें, 6 में किया तो 6 का लिखें, अगर 1 में किया तो सिर्फ 1 का लिखें, खाम खा दूसरा तीसरा चौथा मत बनाएं। उसके बाद एजुकेशन आ गई। एजुकेशन को आप भी, मैंने अभी बता भी दिया पहले भी कि जो मोस्ट रिसेंट डिग्री जैसे पीएचडी सबसे टॉप की है, अगर आपका मास्टर्स सबसे टॉप का है तो मास्टर्स, अगर 4 इयर्स का बीएस किया है तो दैट इज़ इनफ। अब इंटरमीडिएट मैट्रिक के मतलब कोई डिस्कशन नहीं होगी। मास्टर्स किया है तो सबसे पहले मास्टर्स फिर बीएस, अगर पीएचडी की है तो सबसे पहले पीएचडी फिर मास्टर्स फिर बीएस। ठीक है, मैट्रिक एफ अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट है तो बस फिर वही बताएं। ठीक है, इसी तरह अगर कुक की जॉब है तो फिर हाईलाइट करें स्किल्स कि आपने कोई ट्रेनिंग की हुई। ट्रेनिंग तो नहीं इसमें आएगी, स्किल्स में आप ये बता सकते हैं आप किस किस तरह का खाना बना सकते हैं। अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं या बार्बर हैं तो आप उसमें क्या क्या स्किल्स हैं, किस किस तरह की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। क्लियर होगी जी बात? तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ आपको अब समझ आ गया, लेकिन बनाना एटीएस सिस्टम पर। और जो चीज़ें बताई हैं कि नहीं डालनी वो बिल्कुल नहीं डालनी। टेबल्स, ग्राफ्स, कॉलम्स और इस तरह की जितनी टेक्स्ट बॉक्सेस, हेडर्स, फुटर्स, इनको बिल्कुल शामिल नहीं करना। ये आपके सीवी को बर्बाद कर देंगे एटीएस सिस्टम के ऊपर। उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कैसे आ गई, जैसे आपने प्लैब टेस्ट दिया, सीएफए, सीएफआई, और इसके अलावा आपका कोई टीचिंग का लाइसेंस था, कोई बीएड। बीएड तो बेसिकली एजुकेशन में ही आ जाएगा। यूएई वगैरह में जाएं, कनाडा, यूके में जाएं तो आपको ना ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद टीचिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जितने आपके लाइसेंसेस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारी अब इधर आ जाएंगी, उनको हम एजुकेशन में नहीं डालेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है तो आप काइंडली उसको जो है ना हाईलाइट कर दें। हो सकता है कि आपका इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें, मैं एक्सपीरियंस में ये बताना भूल गया हूँ, अब रिसर्च वर्क में मुझे याद आया। आपका एक्सपीरियंस ना बड़ा डाइवर्स हो सकता है। आप कहीं पर एचआर मैनेजर भी रहे हों, कहीं पर आपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया हो, कहीं पर आपने सेल्स की भी जॉब की हो। आप ये तीनों एक्सपीरियंस लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें से ज़्यादा हाईलाइट, मेन ड्यूटीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट उसको करेंगे जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा करंट रोल के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, हो सकता है मैंने 13 ईयर्स टीचिंग की हो और मैंने 3 ईयर्स सेल्स का काम किया हो, और अब इस वक्त मैं सेल्स का काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं जिस कॉलेज में, जिस जगह पर प्रिंसिपल था, जिस यूनिवर्सिटी में मैं एचओडी था, मैं कोऑर्डिनेटर था, अब ज़रा उस काम को बिल्कुल नीचे कर दें, क्योंकि सेल्स की स्किल्स चाहिए सारी। ठीक है, और सॉफ्ट स्किल में मैं इंटरपर्सनल स्किल्स लिखूंगा, कम्युनिकेशन की स्किल्स लिखूंगा, टीम वर्किंग की स्किल्स लिखूंगा, टारगेट मीट करने हैं तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स लिखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें जो 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा सेल्स का होगा उसको वो सुपरसीड कर जाएगा, वो ओवरकम कर जाएगा सीवी के अंदर 13 साल के 13 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। ये बात समझ गए? हमारे लोगों को ये सेंस ही नहीं होती। वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं डाटा एनालिस्ट की, और कहीं पर उन्होंने टीचिंग की है 17 साल। वो टीचिंग के बारे में लिख लिख के उन्होंने सफ़े 6 भरे होते हैं। भाई आपकी स्किल्स ये वाली यहाँ मैच नहीं करती। ठीक है, तो आप अपना प्रोफाइल अब डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कहीं से कुछ निकालें कि क्या आपने कोई रिसर्च वर्क किया। रिसर्च वर्क सपोर्ट कर जाएगा डाटा एनालिसिस को, लेकिन आपकी जो टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग थी, वो बिल्कुल ज़ीरो है फॉर डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल के लिए। ये बात समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मल्टीपल एक्सपीरियंस, डाइवर्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त करंट जॉब में कौन सा रेलेवेंट है उसको हाईलाइट करें, बेशक उसका ड्यूरेशन कम हो। हमारे साथ क्या होता है कि हम जो हमें अच्छा लग रहा होता है ना कि हमारा वो बड़ा अच्छा स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो हम उसको दबादब हाईलाइट कर रहे होते हैं। इसलिए भी आपका जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे कीवर्ड्स भी डालेंगे तो आप उस एक्सपीरियंस के डालेंगे जिसका इस करंट जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो करंट जॉब, ठीक हो गई ये बात। तो इसके अलावा रिसर्च वर्क, इसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ है, कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ, उनको ऐड कर दें। और शुरू में लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन हो गई।
स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में या सॉफ्ट के अंदर आप अपना लिख देंगे, कोई अगर IELTS भी किया हुआ है तो वो भी डाल देंगे, लिंग्विस्टिक स्किल्स भी आपकी समझ आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है यही था सारा कुछ, और मैंने बहुत तफसील से आपको बता दिया। ATS CV कीवर्ड्स, ATS सिस्टम पर क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, CV के अंदर ये एक ही चीज़ है। रीसेंट फर्स्ट, वो बेशक एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, वॉट, ठीक होगी ये बात। तो मेरा ख्याल है कि अब आप बहुत अच्छा CV इंशाल्लाह कनाडा के लिए भी बना सकते हैं, UAE के लिए भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैं 2 वीडियोस और बनाऊंगा कम से कम भी, एक कनाडा के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि कीवर्ड्स होते क्या हैं ये तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो अब जब आएगी उसका वेट कीजिएगा हौसले के साथ, कि वो लेने कहाँ से हैं, उनको बिल्ड कैसे करना है, वो अब आपका सबका पर्सनल स्किल है।